स्वागत एक बार फिर से आपका। और आज बातचीत हो रही है अमेरिका की, भारत की और करेंसी की, ग्रोथ की, इन सब चीज़ों की, और जो एक इसमें एक बड़ी टाइट सिचुएशन है इकोनॉमीज़ की वर्ल्ड वाइड, उस पर हम लोग बातचीत करें। शिवकांत जी, हम लोगों ने भी काफ़ी चर्चा की यूएस की, यूरोप की, तमाम चीज़ों की, लेकिन भारत के स्पेसिफिक हम लोग अब आते हैं। हमारे यहाँ भी वैसा ही माहौल है कि ब्याज दरें बढ़नी है कि नहीं है। अभी जुलाई अगस्त के पहले हफ्ते की फेड कह रहा हूँ रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक में तय होगा। क्या जो रास्ता यूएस दिखा रहा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, मैंने जहां बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूं। ब्याज दरें बढ़ाने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा क्या भारत में? भारत जो है वो भारत की महंगाई की सबसे बड़ी समस्या ईंधन का आयात है या सेमीकंडक्टर का आयात है, या जो चीजें हम आयात कर रहे हैं वो चीजें बाकी दुनिया में महंगी हो गई हैं, वो तो महंगी रहेंगी ना। आप जितनी मर्जी ब्याज दरें बढ़ा लें, हाँ, ये हो सकता है ब्याज दरें बढ़ाने से जो इस वक्त एक्सेस सप्लाई मनी की है मार्केट में, वो शायद जो है वो साफ हो जाए, या जो सट्टेबाजी में पैसा लगा है वो लगना बंद हो जाए। लेकिन भारत की अगर बात करें तो कितना पैसा सट्टेबाजी में लगा, मतलब ये देखें कि भारत में एक बात बार बार की जा रही है, बहुत बड़ा इश्यू बन गया है ये कि साहब डॉलर 80 रुपए का हो गया, डॉलर 80 रुपए का हो गया। 2010 की तुलना में अगर आप रुपए के मूल्य को देखें तो रुपए के मूल्य में 113% की गिरावट आई है। 2010 में एक रुपया जो था वो 113% गिर गया है 2022 में आके। डॉलर की कीमत में 38% की कमी आई है। तो असल में जो डॉलर आज आपको 80 रुपए का दिखाई दे रहा है, अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लें तो वो डॉलर 60 रुपए का है। तो मैं तो ये मानता हूँ रुपया महंगा हुआ है, सस्ता कहाँ हुआ है। अब सड़क पे बैठ के झंडा लहराने के लिए, राजनीति करने के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है, या ट्वीट कर लीजिए आप इसके ऊपर और लोगों को बेवकूफ बना लीजिए। लेकिन असल में बात उल्टी हो रही है। और ये जो मतलब जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की वजह से रुपए का स्वाभाविक रूप से अवमूल्यन हुआ है, उसके हिसाब से डॉलर कहीं नहीं जा रहा। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कुछ भी करेंगे, भारत कुछ भी करेगा उसकी वजह से डॉलर महंगा हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि डॉलर जितना महंगा हो रहा है उतना निर्यात में भारत को फायदा हो रहा है, निर्यातकों को उससे। हाँ, ये जरूर है कि आप जो आयात कर रहे हैं वो उतने ही महंगे हो रहे हैं, लेकिन मतलब आपकी अर्थव्यवस्था में गुंजाइश अब ये होनी चाहिए कि आप अपने आयात जो है वो सीमित करें और निर्यात बढ़ाएं। इसी से तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। हाँ, भारत में जो महंगाई की समस्या है उसको दूर करने के लिए आप इस तरह के जो है वो भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आप 10 या 20% इस पे ड्यूटी पे कटौती कर देते हैं, एक्साइज पे कटौती कर देते हैं ईंधन के, तो वो सबसे ज्यादा फायदा अमीरों को होगा उससे। तो आप फायदा अगर पहुंचाना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत, जिसको गरीब है, उसको किसी और तरीके से राहत पहुंचाइए। मैं तो अगर आप पेट्रोल ड्यूटी कम करते हैं तो ये टैक्स कट होगा, और महंगाई में आप टैक्स कट करेंगे तो उससे महंगाई बढ़ेगी। यही तो यहाँ ब्रिटेन में इस वक्त तो यही बहस चल रही है कि आप अभी टैक्स करें या आपकी अर्थव्यवस्था टैक्स कट सहने लायक हो जाए उसके बाद टैक्स करें। यही तो जो है ऋषि सुनक कह रहे हैं, और यही लिज जो है वो लिज ट्रस्ट जो है इसके विपरीत करे, वो करे अभी टैक्स कट कर लो, बाद में जो है अपना जो उधार है वो बढ़ता जाएगा, उसको स्ट्रेच कर लेंगे, अगली पीढ़ी भरती जाए। हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना हो गया है उधार कि जो 1 रुपया रेवेन्यू आता है उसका 27 पैसा आप उसके जो है वो उधार को डेट सर्विस करने में खर्च कर रहे हैं। तो आपने अगली पीढ़ी का 27% तो वैसे ही गिरवी रख दिया है, अब आप और कितना गिरवी रखते जाएंगे। तो टैक्स कट से काम नहीं चलेगा, आपको टेलर्ड, आप जिनको जरूरत है उनको राहत पहुंचानी होगी। इसी से आप महंगाई से थोड़ी बहुत लोगों को राहत दिला सकते हैं। टैक्स कट उसका इलाज नहीं है, टैक्स कट करेंगे तो उल्टा जो है वो महंगाई बढ़ेगी। आप जी, जो आपने बात की ना, इसमें कई सारे और सवाल सर अंतर्निहित है जो उभर के आ गए। अब अगर आपकी बात से मैं सिद्धांत रूप में सहमत हूँ, करेंसी 2022 में 7.5% हमारी जो है डिप्रिशिएट हुई है, और ऑन एन एवरेज पिछले 50 साल 70 साल में 2% हर साल होती है। तो मान लीजिए 3 साल तक नहीं हुई तो जो 6-7% ब्लॉक हुआ वो 1 साल में हो जाएगा, जो हो रहा है इस वक्त। तो 2% तो हमेशा होता ही रहता है। बट मुश्किल क्या है कि हमने अपना इंपोर्ट कम करने के लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था की नहीं है। एनर्जी पे हमारी डिपेंडेंसी अभी भी उतनी है।
जो हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स हैं उनकी हमारी अभी भी डिपेंडेंसी बनी हुई है। तो जो हमारी करेंसी की ज़रूरतें हैं वो लगभग वैसी बनी हुई हैं। अब समस्या ये है कि अगर आप अपनी करेंसी को नहीं बचा के रखते हैं तो आपका इंपोर्ट बहुत मुश्किल में पड़ता जा रहा है। करेंसी आप कितनी वीकेंड करें, टेक्निकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो आपको करना चाहिए। डेट टू जीडीपी 84% है इंडिया का इस वक्त। तो आपके पास ये भी गुंजाइश नहीं है कि आप बहुत जो ऐसा ही कह रहे हैं कि आप टैक्स कट कर लें। टैक्स कैसे कट करेंगे? आपके पास कर्ज लेने की उतनी गुंजाइश है नहीं ना इंडिया में। तो बड़ी एक मुश्किल लोग दुविधा की स्थिति यहाँ पैदा हो गई। तनेजा जी, आप तो मतलब अर्थशास्त्री भी हैं, सरकार से भी कनेक्टेड है, इस सवाल का जवाब है क्या आप लोगों के पास कि ये जो विचित्र सी परिस्थिति बनी है इसको कैसे आप डील करेंगे? क्योंकि अगर आप करेंसी को बहुत ज़्यादा वीकेंड होने देंगे तो एफपीआई का फ्लाइट नहीं रुकेगा। कोई इतनी वीक करेंसी वाली कंट्री में निवेश क्यों करेगा? देखिए नीरज जी, पहली बात तो ये है कि शिवकांत जी ने भी अच्छा पॉइंट वो बताया और अच्छी बात उन्होंने कही, उसमें बहुत तर्क है और विज्ञान है कि आप उस पे जाकर के देखिए ना, जो इन्फ्लेशन रहा है उसको तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। राजनीतिक पॉइंट आप ले सकते हैं, $80 हो गया, उसको 80 रुपया हो गया, इसको लेकर के डॉलर मजबूत हो गया, सबको पता है। लेकिन भारतीय और भी तो करेंसियां हैं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। हमारे लिए येन भी मायने रखता है, हमारे लिए यूरो भी मायने रखता है, हमारे लिए ब्रिटिश पाउंड भी मायने रखता है। उन सबको भी तो हमने फैक्टर इन करना पड़ेगा ना। चीनी करेंसी भी मायने रखते हैं, भारी हम लोग जो है उनसे व्यापार करते हैं। अच्छा, दूसरी ठीक है, चुनौतियां हैं इसमें, तो उसको तो कोई नकार नहीं सकता, हम विकासशील अर्थव्यवस्था है। लेकिन चिंता वाली बात मुझे कोई नजर नहीं आती है। उसके मैं दो कारण बताऊं। सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है हम ग्लोबली अर्थव्यवस्था से इंटीग्रेटेड है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो मोटा मोटा अगर आप देखते हैं 70% भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधियां या एक्टिविटीज क्या है, 70% जो है आपका डिमांड है और इन्वेस्टमेंट है। 70% इससे हमारी अर्थव्यवस्था हो जाती है। और इन दोनों पे इन्वेस्टमेंट हो या डिमांड को लेकर के मुझे कई चिंता, हमको चिंतित होना चाहिए, मुझे नजर नहीं आता। आप तमाम इंडिकेटर उठा के देख लीजिए, 1000 कंपनियों की आप जो लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देख लीजिए, 1000 कंपनीज की ऑटो सेल्स देख लीजिए और सारी चीजें उठा करके देख लीजिए। मुझे लगता नहीं कि उसको लेकर के चाहे आप सरकार हो या अर्थशास्त्री हो, विपक्ष की बात जी, मैं रोकूं आपको 1 मिनट के लिए। मैं 10 सेकंड में इसका बटन कर दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं अगर इस बात को मान लूं आपकी बात से, और मैं जो भी अनुराग भी कह रहे थे, बाकी लोग भी, मैं इसको मान लेता हूं कि 6-7% का इन्फ्लेशन इंडिया के लिए कोई मायने नहीं रखता, ग्रोइंग इकोनॉमी का नॉर्मल हमारे हमेशा रहा है। फिर आपने क्यों ब्याज दरें बढ़ानी शुरू करी? आरबीआई ने कुछ सोचा? क्यों ये हो सकता है कि हमारी रियल ग्राउंड सिचुएशन कुछ हो, लेकिन हम बिहेव कैसे कर रहे हैं, जो बात उदय कोटक कह रहे हैं कि यूएस अगर बढ़ा रहा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप क्योंकि कनेक्टेड है ग्लोबल इकोनॉमी से, तो हम बढ़ा रहे हैं। हम अगर आपकी बात मान भी लें कि हमारे डिमांड की समस्या नहीं है, इन्फ्लेशन की समस्या नहीं है, हम 10 करेंसी में डील करते हैं, फिर भी हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि एक सिस्टमिक चीज़ हो गई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि डिमांड में कोई दिक्कत नहीं, सर दिक्कत है। आप मंथली डेटा उठा के देखिए, 2 व्हीलर गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, नंबर्स नीचे आ रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये फाडा कह के गया हमारे चैनल पे कि 2 व्हीलर यानी जो 1-1.5 लाख की गाड़ियां गांव शहरों छोटे शहरों में बिकती है, उसकी डिमांड नहीं पिकअप हो रही है, और 15 लाख से नीचे वाली कारों की डिमांड नहीं पिकअप हो रही है। ये फैक्ट है। मैं नीरज जी, देखिए अगर आप पूरा उठा करके, मैं जो बात कर रहा था कि मोटा मोटा सब कुछ उठा कर तो देख रहे हैं, मैंने कहा ठीक है चुनौती है, उसको कोई मना नहीं करा, लेकिन मैंने ये कहा कि इसको लेके हमको कोई चिंता हो जाए वो नहीं हमको, मुझे लगता नहीं कि हम उस मुकाम पे अभी पहुंचे हैं। दूसरी बात आपने जिक्र करी इंटरेस्ट रेट की। देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा मानना है कि भारत में जो भी इस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं हमारे लिए परेशानी पैदा हो जाएंगी, खासतौर से हाउसिंग सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, जो कि भारत में बहुत ज्यादा रोजगार भी पैदा करता है और अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ी भूमिका प्ले करता है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो स्टील है, तमाम और चीजें जो है उनको करता है। तो मुझे लगता है ठीक है, यूएस फेड क्या करता है वो अपने हिसाब से कर रहा है और उसको कहा जाता है वो दुनिया का सेंट्रल बैंक है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग है। हमको ये उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरी अपनी ये राय है, मेरी ये राय है कि ठीक है वो 0.75% बढ़ा दें, जो मुझे लगता है वो करेंगे, लेकिन भारत को जो है अपना ये देखना पड़ेगा कि हमारी जरूरत क्या है। और मेरा ये मानना है कि डिमांड और इन्वेस्टमेंट के साथ में दुनिया में जो जैसी खबरें हो रही हैं, जैसा शिवकांत जी ने बताया कि इंग्लैंड में क्या है या यूरोप में क्या है और अमेरिका में क्या है, हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस सबसे भारत को लाभ होगा अगर वहां पे ये चिंताएं बढ़ती हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिम होते हैं, तो वो निवेश कहाँ जाएगा? दुनिया में कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसकी तरफ वो आएगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम कोई ब्राइटेस्ट स्टार है, लेकिन हम लगभग हैं, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा।
और इसलिए जो इन्वेस्टमेंट फ्रंट तनेजा जी। है और जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक डिमांड फ्रंट है, उस पर लेकर के हमारी स्थिति और देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुदृढ़ है। 100% मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन काफी औरों के मुकाबले हमारी स्थिति जो है वो मजबूत है। इसलिए हमको फेड वगैरह क्या करता है उसको रीड करना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी उसको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा हमारी जो सारी अप्रोच है कि वो 100% कस्टमाइज है हमारी अपनी जरूरत के हिसाब से, और हमारी जो रिजिलियंस है उसको हमको नजरअंदाज नहीं करना होगा। तने, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट इन प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं है। हमारी इकॉनमी ज़्यादा बेटर कंडीशन में वर्ल्ड वाइड, मैं इस बात को भी मानता हूँ, यूएस से बेटर सिचुएशन में हम कई मामलों में दिख रहे हैं, क्योंकि हमने इंपोर्टेड महंगाई से हम जूझ रहे हैं या इंपोर्टेड प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। इनहेरेंट उतनी ज़्यादा डिमांड लेड इन्फ्लेशन भारत में है ही नहीं, सप्लाई लेड ज़्यादा थी यहाँ पे।